कृष्णा, मैंने अपना सामान टैक्सी में रखवा दिया है। श्रेया है तो उसे कह देना कि मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे देर हो रही है। वो खुद तुमसे मिलना नहीं चाहती प्रिया। और वैसे भी जब तुम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो उससे मिलने की इच्छा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्यार खत्म हो गया? अरे ये तो मेरा गुस्सा है जो मेरे प्यार के ऊपर हावी हो गया है। कृष्णा, मैं जिस हालत में पला बड़ा हूं, जिस तरह से मैं बोलता हूं, सोचता हूं, वो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि मैं किसी की नाजायज औलाद हूं। और श्रेया भी यही गलती करेगी, इसलिए मैं उससे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। काश तुम हकीकत समझ पाते। खैर, अमेरिका जाकर मेरा एक आखिरी काम कर देना। मेरे लॉयर्स के पास जाकर उनको बस इतना कह देना कि मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में लड़ना नहीं चाहती। 50-60 हजार डॉलर लेकर अगर वो समझौता कर रहे हैं तो मैं उसे लेकर बाकी सब कुछ छोड़ दूंगी, मगर वो डॉलर्स मुझे 2 महीने के अंदर चाहिए, किसी भी तरह। लेकिन इन सबका फायदा क्या? श्रेया ने तो अपने आप को बेच के पैसे इकट्ठा किए ही होंगे ना। पहली बात तो ये कि श्रेया ने अपने आप को बेचा नहीं है। अगर कभी मौका लगे ना तो मैं तुम्हें हकीकत बताऊंगी। और दूसरी बात यह है कि उसे पैसे बाद में मिलने वाले हैं और ऑपरेशन के लिए पैसे अभी चाहिए। बस तुम इतना काम कर देना प्रिया। और अगर तुम उसे सारे पैसे दे दोगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? यही फर्क है एक मर्द और औरत की सोच में प्रिया। एक औरत अपना सब कुछ देकर अपनापन ढूंढती है और एक मर्द अपनापन देकर सब कुछ ले जाता है। तुम नहीं समझोगे प्रिया। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बेटे। जय जिनेंद्र पापा जी। जय जिनेंद्र बेटे। मिताली कहाँ है? वो हेयर कटिंग सलून में गई होगी। आई मीन सॉरी, ब्यूटी पार्लर में गई होगी। निरंग, मजाक कर रहे हो? नहीं पापा जी, बल्कि मैं तो खुश हो रहा हूं। आदमी हो या औरत, जब भी उसे आसपास की दुनिया दिलचस्प लगने लगती है तब अपने आप में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। निरंग, मैं तो बड़ा खुश हूं कि मिताली आसपास की दुनिया में दिलचस्पी लेने लगी है। बस सिर्फ इतना ही सोच रहा हूं कि ये दिलचस्पी कुछ गलत मौके पर बढ़ने लगी है तो चुप क्यों गए पापा जी? जय जिनेंद्र। पापा, आप मौके की नहीं वजह की बात कीजिए। मिताली दीदी ब्यूटी पार्लर में गई है, ये सुन के कुछ ठीक नहीं लग रहा है पापा। मिताली पर क्रिटिसिज्म करने का हक तुम्हें किसने दिया है प्रशांत? क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं, जो है सच कह रहा हूं। आखिर बहन है मेरी, मुझे चिंता होगी उसकी। पापा, कुछ अजीब सा बिहेवियर हो गया है यार। अभी देखो ना, कल मैंने कुछ पेपर्स साइन करने के लिए भेजे उनके पास, बिना देखे, बिना पढ़े, बिना साइन किए वापस भेज दिए पेपर्स। वो पेपर्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो कल साइन हो जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि वो पेपर्स इंपॉर्टेंट थे या अनइम्पॉर्टेंट। सवाल ये है कि वो भूल गई हैं और आज तक ऑफिस में कोई भी चीज वो भूली नहीं थी। पूछिए रितिश को। मुझसे मत पूछना, मैं इस सब में शामिल नहीं होना चाहता। और वैसे भी प्रशांत भैया, आपको मिताली दीदी की कोई बात पसंद आती ही नहीं। ओह लो, ये इस घर में क्या ये सब नेचुरली होता है या सुबह होते ही सब लोग डट कर तय कर लेते हैं कि प्रशांत जैसे ही सामने आए तो का मुंह प्रशांत की ओर करो? ऐसा कोई भी कुछ भी तय नहीं करता है।
प्रशांत, दिस इज अ नेचुरल रिएक्शन ऑफ एवरीबॉडी टू योर नेचुरल बिहेवियर। मामूली बातों को तुम ही झगड़े का स्वरूप देते रहते हो। पापा, जब मैं इस कंपनी का चेयरमैन बना तब तो मुझे कहा गया था परफॉर्मेंस दिखाओ। कहां से दिखाऊं मैं परफॉर्मेंस? मिताली दीदी आड़े आती है, नीरंग भैया तो अपने ही मिजाज में काम करते हैं, पारेख अंकल ने पहले से इस्तीफा दे दिया है, और रितेश भैया को तो कोई काम करना ही नहीं है। ये सब तो तुम्हारे फायदे में है प्रशांत। तुम चाहो तो पूरी कंपनी बेच सकते हो, जो तुम करने पर तुले हो। मैं कंपनी बेचने पे तुला हूं? प्रशांत, पिछले महीने भर में तुमने जो खर्च किया है उसका हिसाब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। पापा, उसमें उस लंदन की लावारिस कंपनी का भी खर्चा शामिल किया गया है, जो कंपनी रितेश के लिए बनाई जा रही थी। और वो खर्चा मैंने बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी, तो सब बिगड़े मुझ पर। और रितेश तो इंग्लैंड जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इनकार नहीं किया है। वो तो विनीता की प्रेगनेंसी देखकर मम्मी ने खुद कहा है मुझसे इंग्लैंड नहीं जाने को। इंग्लैंड जाने के सिलसिले में मैं सोचूंगा। उस कंपनी के लिए जो खर्चा हुआ है उसे छोड़कर तुमने जो भी कुछ खर्च किया है उसकी बात मैं कर रहा हूं प्रशांत। मिताली के बारे में सोचने के लिए हम हैं, इसलिए तुम, रितेश और प्रिया मिताली के बारे में फरियाद करना बिल्कुल बंद कर दो और अपने अपने काम पर ध्यान दे दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है बाबू। कल न्यूज़पेपर में खबरें छपेंगी कि भीमानी इंडस्ट्रीज की नंबर 1 औरत एक क्रिमिनल लॉयर के साथ ताल्लुकात रख रही है। चलेगा आपको? उस लॉयर के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं पापा, उसकी तो बदनामी होगी, साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। हमारे नाम पर उस अंडरवर्ल्ड की परछाई पड़ेगी। चलेगा आपको? सोचते रहेंगे आप। अरे प्रिया, क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास। आप क्या पढ़ रही हो भाभी? प्रिया, इसमें कुछ फ्यूजन फूड की रेसिपीज दी हुई, वही देख रही थी। वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता फ्यूजन फूड क्या होता है? अब 2-3 रेसिपीज को मिला के नई डिश बनाना, उसे फ्यूजन फूड कहते हैं। भाभी अब नाम पढ़कर बताइए ना। अच्छा ठीक है, फॉर इंस्टेंस तुम ये ले लो, स्प्रिंग डोसा। अब देखो, डोसा है साउथ इंडियन डिश, राइट? और उसके अंदर जो मसाला होता है वो है अपना चाइनीज स्प्रिंग का मसाला, स्प्रिंग रोल का जो मसाला होता है। बस बन गई तुम्हारा स्प्रिंग डोसा। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और कितने वैरायटीज है इसमें? प्रिया, इसमें लाखों हजारों, जितनी चाहो उतनी वैरायटीज बन सकती है। बट मुझे तो सिर्फ 2-3 ही वैरायटी आती है, वो भी बहुत मामूली सी। और ये डोसा वोसा ये सब मुझे नहीं आता है। हाँ, चाय और सैंडविच मैं बना लेती हूँ। प्रिया, चाय में भी फ्यूजन आइटम होते हैं। अब जैसे तुम लेमन टी ले लो, हर्बल टी ले लो, मिंट टी ले लो। बाप रे, इतनी सारी वैरायटी। मुझे तो सिर्फ चाय ही आती है बनाने। ये तो कुछ नहीं प्रिया, फ्यूजन फूड में तुम जितना सोचो ना उतना ही कम है। सोच लिया। क्या सोच लिया प्रिया? यही कि मैं भी अब फ्यूजन फूड बनाऊंगी, फ्यूजन आइसक्रीम। आपने आज तक मीठी आइसक्रीम खाई होगी, मैं कड़वी आइसक्रीम बनाऊंगी। करेले का जूस निकालकर उसका आइसक्रीम बनाऊंगी और पराग को खिलाऊंगी। प्रिया, ऐसे नहीं होता बाबा। क्यों नहीं होता? आप ही ने कहा था ना कि कुछ भी बन सकता है। सबसे पहले मैं कड़वी आइसक्रीम बनाऊंगी और उसके बाद दाल और मिर्ची डालकर तीखी आइसक्रीम बनाऊंगी। उसके बाद नमक डालकर खारी आइसक्रीम बनाऊंगी। यस भाभी, अब पराग ताना देने से पहले 10 बार सोचेगा। थैंक यू सो मच भाभी। अब आप आगे पढ़ो और मुझे नए नए आइडियाज देती जाओ। हाँ, तब तक मैं आपके लिए चॉफी बना कर लाती हूँ। ओके? चॉफी? ये
चॉफी क्या होती है? भाभी, मेरा नया आइटम, कॉफी के फ्लेवर में चाय, चाय के फ्लेवर में कॉफी, मिक्स करो चॉफी। वाओ भाभी, मैं अभी आपके लिए चॉफी लेकर आती हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं प्रिया, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे पैर में मोच आई है ना? ओह सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ आपसे कोई मिलने आए। हेलो मिस्टर गुंडेचा। हेलो। मैं आपका एडवोकेट हूँ, मेरा नाम ऋषभ नाहर है। हाँ, बड़े सालों से आपका नाम सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन आप इतने यंग होंगे ये सोचा भी नहीं था मिस्टर नाहर। बालों में कलर किया है, दांत भी नकली हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपका केस लड़ने के काबिल तो उम्र है ही। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा कि जवान आदमी काबिल नहीं होता, मगर बुढ़ापे में गफलत करने वाले मुझ जैसे इंसान के लिए बूढ़ा वकील ही बेहतर लगता है, शर्म कम आती है। आपने गफलत नहीं की, आपने भरोसा किया। और अगर हम भरोसे को गफलत कहने लगे तो आई एम श्योर ये दुनिया अपना काम करना बंद कर देगी मिस्टर गुंडेचा। खैर, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि आपने राहुल के साथ बिजनेस करने का फैसला कैसे किया। उसी को मैं बुढ़ापे की गफलत कहता हूं मिस्टर नाहर। बेटी की शादी जब बड़े घर में करनी होती है ना, तो उस घर के मुकाबले पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वैसे भिवानी साहब ने मुझसे मांगा कुछ नहीं था, मगर मेरी बेटी को ससुराल में कोई कुछ कह न दे, इस डर से बहुत ज्यादा पैसा कमाने का शौक चला गया था मुझे। और राहुल को विनीता के पुराने दोस्त के तौर पर मैं जानता था। बहुत अच्छा, भला और नेक लगा था मुझे। मगर आपके बिजनेस सेंस ने आपको ये काम करने कैसे दिया? उस वक्त मिस्टर नाहर, उसका प्रपोजल मुझे उतना ही साफ और सीधा दिखाई दिया था जितना वो। मैं वही जानना चाहता हूँ मिस्टर गुंडेचा, क्योंकि मुझे उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी उसका मुद्दा मुझे वहीं से मिल सकता है। आप मुझे बताइए क्या प्रपोजल था उसका? आप जानते हैं मेरी दवाइयां बनाने की फैक्ट्री है और मेरे पास कुछ ब्रांड नेम्स हैं अपने, और कुछ बल्क ड्रग्स भी बनाता हूं। था, अब तो सारा कारोबार बंद हो चुका है। अच्छा, राहुल ने आपको नशीली दवाई बनाने का प्रपोजल दिया था? बिल्कुल नहीं, और अगर ऐसी बात वो करता भी तो मैं मानता नहीं। कि ऐसा ही मुझे करना होता मिस्टर नाहर, तो मैं कब का करोड़पति बन चुका होता। हाँ, कुछ ऐसी दवाइयां जरूर हैं जो भारत में नहीं बनती, और उन्हें मैं बाहर से मंगवा सकता हूं। ये लाइसेंस है मेरे पास, मतलब था। राहुल ने मुझे समझाया कि अगर उन दवाइयों में थोड़ी सी मिलावट कर दी जाए तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और मिलावट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दवा का असर कम और देर से होता है। बस मैंने वो काम किया। तो फिर ये करोड़ों का घपला हुआ कैसे? नाहर साहब, आदमी अगर एक बार गलत काम करने लगे तो उसे छिपाने के लिए उसे हमेशा गलतियां करती रहनी पड़ती हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी जिंदगी में और मेरे बिजनेस में ये अंडरवर्ल्ड वाले आ गए और मैं उनके बीच फंसता चला गया। तो आपने अपनी फैक्ट्री में कभी नशीली दवाइयां नहीं बनाई? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आपकी फैक्ट्री में जब रेड हुई तो वहां नशीली दवाइयां मिली? नाहर साहब, उसी बात का तो ताज्जुब है मुझे। मिस्टर गुंडेचा, आपको याद है जब पहली बार आपकी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन हुआ था तो उस समय ड्यूटी पर ऑफिसर इंचार्ज कौन था? आई मीन इंस्पेक्टर का क्या नाम था? उस वक्त मैं शहर में ही नहीं था मिस्टर नाहर, गांव गया था अपनी जमीन बेचने के लिए ताकि पैसे चुका सकूं। आई सी। मुझे लगता है इसी मुद्दे पर आपका छुटकारा हो जाएगा मिस्टर गुंडेचा। अब राहुल की बारी है। ये जानिए। तो एट लास्ट तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम अमेरिका जाओगी? हाँ हाँ श्रेया, जो प्रपोजल मैंने प्रियम के साथ भेजा था वो मेरे हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया।
इसलिए सेटलमेंट के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन तृष्णा, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। You know that. मेरी नहीं, उन पैसों की जरूरत है जिसका इंतजाम करने में अमेरिका जा रही हूँ। लेकिन उन पैसों का इंतजाम डॉक्टर पराशर कर रहे हैं ना। वो पूरे पैसों का इंतजाम तो नहीं कर रहे ना। अगर महीने भर में अगर ऑपरेशन होता है तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हम उसका भी इंतजाम कर लेंगे। आई नो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, लेकिन तृष्णा, तुम मेरी ताकत बन चुकी हो। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी तृष्णा। गलत श्रेया, तुम हकीकत में बहुतों की ताकत बन सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसीलिए तो अमेरिका जा रही हूँ। मैं तुम्हारा सहारा कैसे बन सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद सहारे की जरूरत नहीं है। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कुछ ज्यादा ही सोचते जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, इस तरह परेशान रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ जानकी, जानता हूँ, लेकिन क्या करूं? इंसान कितना भी चाहे सोचना बंद तो नहीं कर सकता। दिन भर आप दफ्तर में रहते हैं, घंटे 2 घंटे अपनी पत्नी के साथ गुजारते वक्त भी फिलॉसफी की बातें करेंगे। जानकी, हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती हैं वही फिलॉसफी के बारे में सोचने पर हमें मजबूर कर देती है। मैं इस वक्त कुसुम के बारे में सोच रहा था। अब क्या किया उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। बड़े लंबे अरसे से वो बिल्कुल चुप बैठी है। एक फिलॉसफी की बात मैं भी कहूं आपसे। कहा? इंसान अपनी सारी परेशानियां खुद पैदा करता है। परेशानी इंसान तक पहुंचे उससे पहले इंसान उसे ढूंढता हुआ खुद वहां पहुंच जाता है। बात तो तुमने जानकी बिल्कुल पते की है, लेकिन जरा सी देर ही कर दी। क्या मतलब? अब 50 साल गुजर गए, अब इन बातों को सुनकर मैं क्या करूं? आप हंसना भी जानते हैं। हाँ जानती हूँ, मैं हंसना जानता हूँ, और इस वक्त भी मैं हंस सकता हूँ। हंस सकता हूँ मैं अब, क्योंकि कुसुम को अब क्या जवाब देना है ये मैंने सोच लिया है। अब भी आपके दिमाग पर कुसुम सवार है? हाँ जानती हूँ, उसके पति का यानी पारिक के भाई का मैंने पता लगा लिया है, उसे ढूंढ निकाला है। इसके बाद मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा।